हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, जिसका एक टॉपिक है दोस्तों पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक एआई इमेज जनरेट किया है। ये इमेज पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में बताता है दोस्तों। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए और इसके क्या प्रभाव पड़े दोस्तों, ये आगे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे दोस्तों, ये 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने, यानी सोवियत संघ के अध्यक्ष बने। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव ने समस्याओं के सुधार का वादा किया। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। दोस्तों, जो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे, सोवियत संघ के नेता, इन्होंने कुछ सुधारों का वादा किया। यानी जो उस समय सोवियत संघ में समस्याएं थी, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर वस्तुओं की कमी हो रही थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, इन चीज़ों से लोग परेशान थे। इसलिए उन्होंने वादा किया था लोगों से कि वो अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाएंगे, यानी अमेरिका जैसे देशों को प्रतिस्पर्धा देंगे, यानी उन लोग के साथ कंपटीशन में बराबरी लाएंगे और प्रशासन में ढील देंगे। इन सभी बातों से उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि इन कामों से वो जनता का विश्वास जीत लेंगे। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रमुख कार्य किया। उन्होंने और कुछ कार्य किए। पहला उनका काम है पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। दोस्तों, जो ये पेरेस्ट्रोइका था, ये एक आर्थिक सुधार था, और ग्लासनोस्ट था, ये एक राजनीतिक सुधार था। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे जानते हैं इनके दूसरे काम क्या थे। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। यानी जो उस समय शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ लगी थी कि कौन सा देश ज़्यादा हथियार पर पैसा खर्च करता है, कौन सा देश ज़्यादा मजबूत सेना रखता है, तो इन चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च हो गया था। इसलिए इन्होंने हथियारों की होड़ को ही समाप्त कर दिया, इन्होंने हथियारों पर रोक लगा दी। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत की सेना वापस बुलाई। दोस्तों, 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए भेजा था दोस्तों, लेकिन उस समय वहाँ के जो महासचिव थे उनका नाम था ब्रेजनेव, तो उन्होंने भेजी थी, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के जैसे ही शासन आया, उन्होंने वापस अफगानिस्तान से अपनी सेना बुला ली। और दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण में सहायता प्रदान की। तो दोस्तों, जब 1961 में बर्लिन की दीवार बनाया गया तो जर्मनी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था, लेकिन जब 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया तो उसका एकीकरण हो गया, और मिखाइल गोर्बाचेव ने जर्मनी के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अंतिम पॉइंट है दोस्तों शीत युद्ध का अंत। और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने शीत युद्ध का अंत किया। और दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट सोवियत संघ में 1980 के दौरान शुरू किए गए दो प्रमुख सुधार कार्यक्रम थे, जिन्हें तात्कालिक सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू किया था। दोस्तों, ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया थोड़ा सा इसके बारे में कि पेरेस्ट्रोइका जो है ये है आर्थिक सुधार, और ग्लासनोस्ट जो है ये है राजनीतिक सुधार। और दोस्तों, ये लाया गया था 1980 के दशक में, और इन्हें लाने वाले भी व्यक्ति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के 1985 में महासचिव बने। और दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि पेरेस्ट्रोइका क्या है, ग्लासनोस्ट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पेरेस्ट्रोइका क्या है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन।
यह एक आर्थिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सोवियत संघ की कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। दोस्तों, पेरेस्ट्रोइका एक आर्थिक सुधार वाली कार्यक्रम थी और राजनीतिक सुधार वाली, जिसका उद्देश्य सबसे पहला यही था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं कि क्या क्या इसके उद्देश्य थे। तो इसके पहला उद्देश्य था दोस्तों, केंद्रीकृत योजनाओं की बजाय बाजार आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना। यानी दोस्तों, जो उस समय सोवियत संघ की जो थी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था थी, उसका नाम था समाजवादी व्यवस्था, लेकिन इसको बदल कर अब कर दिया गया पूंजीवादी व्यवस्था, जिससे इस पर ध्यान देना था कि बाजार आधारित उन चीज़ों का ही उत्पादन किया जाए। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सरकारी नियंत्रणों को कम करना और निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना। यानी जितने भी सरकारी नियंत्रण थे, पहले अगर किसी व्यक्ति को फैक्ट्री खोलना होगा तो उसे सरकार द्वारा परमिट लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन उसके बाद जब ये नियम लाया गया तो उसके बाद निजी उद्यमों को जनता खुद ही खोल सकती है। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है उत्पादन और कार्यकुशलता को बढ़ाना। इसमें था दोस्तों कि सोवियत संघ में और वस्तुओं का उत्पादन हो और अच्छे से उसका उत्पादन किया जाए और उनकी मात्रा में वृद्धि हो। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासनिक सुधार लाना। दोस्तों, सोवियत संघ में इन नीतियों से पहले बहुत अधिक भ्रष्टाचार थे और प्रशासनिक कड़ाई भी बहुत सारे होते थे, जिससे जनता को बोलने की आज़ादी नहीं थी, जनता कुछ भी सरकार के बारे में नहीं बोल सकती थी। लेकिन इन नीतियों के आने के बाद भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासनिक सुधार लाना, ये जिम्मेदारी बन गई थी सरकार की। और दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट के चलते हैं। इस पॉइंट में हम लोग ग्लासनोस्ट के बारे में जानेंगे। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जाना था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना या पुनर्गठन। और दोस्तों, यह एक राजनीतिक और सामाजिक सुधार था जिसका उद्देश्य था समाज में पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और दोस्तों, ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। ये एक राजनीतिक और सामाजिक सुधार था। इसका उद्देश्य था समाज में पारदर्शिता यानी सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता लोगों को देना। इसका ये उद्देश्य था दोस्तों। लोगों को सूचना का अधिकार होगा, लोगों को अपनी बातों को रखने का अधिकार होगा। इसी को कहा जाता है पारदर्शिता और अभिव्यक्ति। और दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था सरकार और प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाना। यानी सरकार क्या काम कर रही है, ये सरकार लोगों के लिए क्या काम करेगी, उसके बारे में जनता को जानकारी होना चाहिए, इसलिए जनता इसके बारे में जान सकता है। इसी को कहा जाता है दोस्तों पारदर्शिता। और दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मीडिया, प्रेस और आम नागरिकों को बोलने और आलोचना करने की स्वतंत्रता देना। दोस्तों, सरकार ने मीडिया, प्रेस और आम नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता दी थी और सरकार के खिलाफ आलोचना करने की भी स्वतंत्रता दी थी, आंदोलन करने की भी स्वतंत्रता दी थी। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है लोगों को सरकारी निर्णयों में भागीदारी का अवसर देना। यानी लोग सरकारी निर्णयों में भागीदार दे सकते, वो सरकार की नीतियों को जाने और सरकार को वो सुझाव भी दे सकते थे। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है सोवियत इतिहास की गलतियों और समस्याओं पर खुलकर चर्चा करना। यानी जितने भी सोवियत संघ में पहले गलतियां की गई और अभी क्या गलतियां हो रही है, उन पर खुले रूप से चर्चा की जाना कि इसलिए जनता ने इन सभी चीज़ों को देखा और उन्होंने सरकार का ही विरोध करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसके क्या परिणाम हुए। तो पहला परिणाम हुआ इन दोनों सुधारों ने सोवियत संघ में असंतोष और विरोध भी बढ़ा। यानी इन दोनों सुधार जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट था, इन चीज़ों से सोवियत संघ में असंतोष और विरोध बढ़ा, क्योंकि इन्हीं दोनों नीतियों ने बोलने की स्वतंत्रता दे दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी और सरकार की सभी कामकाज की जानकारी दे दी। इसलिए जनता में और विरोध और गुस्सा भड़क गया। दूसरा क्या हुआ दोस्तों, कई गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग शुरू की। यानी दोस्तों, इसमें क्या था कि कई गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग होने लगी। यानी वो एक आज़ाद देश बनना चाहते थे, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन सभी क्षेत्रों में, और एस्टोनिया,
इस सब देशों में दोस्तों स्वतंत्रता की मांग होने लगी, वो एक अलग देश बनाने की मांग करने लगे। और दोस्तों अब अंत में तीसरा पॉइंट है, अंततः 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और वह कई स्वतंत्र देशों में बट गया। और दोस्तों और 1991 में, इसे पूरा डेट नहीं दिया गया, मैं आपको आगे पूरा डेट बताऊंगा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ 15 देशों में टूट चुका है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था ये बात। और दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और इसमें देखिए दोस्तों पूरा डेट लिखा हुआ है, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत संघ का अंत हो गया। और दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव ने इन सभी चीज़ों को देखकर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और इसी दिन 25 दिसंबर 1991 के दिन ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। और दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव के बाद सोवियत संघ का कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया, क्योंकि सोवियत संघ 15 देशों में टूट गए और सभी 15 देश के अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग राष्ट्रपति बन गए। और दोस्तों इसमें से एक था प्रमुख देश रूस, और रूस के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 6 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के संदर्भ में सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के संदर्भों में सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के संदर्भ में सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्नलिखित थे। तो दोस्तों पहला कारण था पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्गठन की विफलता। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई पेरेस्ट्रोइका नीति का उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुखी बनाना था। हालांकि यह आर्थिक सुधार विफल रहे, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कमी और कीमतें में वृद्धि हुई। इसने आम लोगों में व्यापक आर्थिक असंतोष पैदा किया और सरकार पर से उनका भरोसा उठ गया। दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव ने जो पेरेस्ट्रोइका की नीति लाई, इसका उद्देश्य था बाजारोन्मुखी बनाना, यानी देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बनाना। हालांकि ये अर्थव्यवस्था यानी ये आर्थिक स्थिति पूरी तरह से विफल हो गई और इससे क्या क्या दुष्परिणाम पड़े, वस्तुओं की कमी हो गई और कीमतों में भी वृद्धि हो गई। इससे लोगों में व्यापक आर्थिक असंतोष पैदा हो गया और उनसे सरकार पर से उनका भरोसा ही उठ गया। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है ग्लासनोस्ट से आलोचना का सैलाब। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है दोस्तों खुलेपन, यानी लोग खुलेपन से सरकार की आलोचना करने लगे। ग्लासनोस्ट नीति ने भाषण और मीडिया की स्वतंत्रता प्रदान की। इसने सोवियत संघ के अतीत की क्रूरताओं और वर्तमान की अक्षमताओं को उजागर किया। लोगों की दबी हुई शिकायतें और आलोचनाएं खुलकर सामने रखने का अवसर मिला, जिससे सरकार की वैधता पर गंभीर सवाल उठे। दोस्तों ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन से यानी जो आम जनता को अधिकार मिले थे कि वो भाषण दे सकते हैं, उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता थी, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता थी, सरकार के कामकाज को जानने का अधिकार था। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो सोवियत संघ के इतिहास में जो पहली क्रूरता और वर्तमान में जो अक्षमताएं थी, जिन समस्याओं को वो नहीं रोक पा रही थी, ये चीज़ें जनता के सामने खुलकर उजागर होने लगी। लोगों की दबी हुई शिकायतें और आलोचनाएं सरकार के सामने आने लगी, जिससे सरकार की वैधता पर भी लोगों ने गंभीर सवाल उठा दिए। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना। इन दोनों नीतियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को कमज़ोर किया। पेरेस्ट्रोइका ने आर्थिक नियंत्रणों को ढीला किया, जबकि ग्लासनोस्ट ने राजनीतिक नियंत्रणों को कम किया। इस ढील ने सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता को अप्रत्याशित रूप से कमज़ोर कर दिया। यानी दोस्तों केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना,
जो ये नीतियां थी दोस्तों सरकार की, इन दोनों नीतियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि लोग और दूसरी दूसरी संस्थाएं बनाने लगे और लोग सरकार पर गंभीर सवाल उठाने लगे। पेरेस्ट्रोइका ने आर्थिक नियंत्रणों को ढीला कर दिया, यानी जो भी आर्थिक नियंत्रण थे, उन्हें फैक्ट्री लगाने की स्वतंत्रता थी, उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने की स्वतंत्रता थी, इसको पूरा खोल दिया गया दोस्तों। जबकि ग्लासनोस्ट ने राजनीतिक नियंत्रणों को कम किया, यानी सरकार अब जनता पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाएगी, कोई भी सेंसरशिप नहीं लगाएगी, जनता को पूरी बोलने की आज़ादी होगी। इस ढिलाई ने सोवियत की केंद्रीय सत्ता को अप्रत्याशित रूप से कमजोर कर दिया और इससे सोवियत संघ की सोवियत संघ थी की सरकार थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। और दोस्तों चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय। ग्लासनोस्ट के तहत मिली स्वतंत्रता ने विभिन्न सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और अन्य गणराज्यों में स्वतंत्रता और अधिक स्वायत्तता की मांग करना शुरू किया, जो सोवियत संघ की एकता के लिए खतरा बन गया। और दोस्तों ग्लासनोस्ट यानी जनता को अपनी बातों को रखने का और उन्हें आंदोलन करने का अधिकार होगा, ये अधिकार देता है दोस्तों। इससे जनता में राष्ट्रवाद की भावना भड़का और बाल्टिक देशों जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, इन सभी देशों ने मिलकर स्वतंत्रता की मांग की और सरकार को घेरना शुरू किया, और जिससे सोवियत संघ की एकता के लिए खतरा बन गई ये बात। और दोस्तों पांचवा पॉइंट है आर्थिक और राजनीतिक संकट का गहर जाना। पेरेस्ट्रोइका की विफलता ने अर्थव्यवस्था को और संकट में डाल दिया, जबकि ग्लासनोस्ट ने इन संकट को उजागर किया और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया। इन संयुक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट ने सोवियत व्यवस्था को पतन के कगार पर धकेल दिया। दोस्तों आर्थिक और राजनीतिक जो स्वतंत्रता मिली, इसने और जनता को इन सभी बातों को उजागर किया, लेकिन जनता ने जो विरोध किया, इससे सोवियत संघ के पतन की ओर ही इन चीज़ों को ढकेल दिया गया। और दोस्तों छठा पॉइंट है 1991 के तख्ता पलट का असफल प्रयास और अंतिम विघटन। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी द्वारा गोरबाचेव के खिलाफ किया गया तख्ता पलट का प्रयास रहा। दोस्तों ये 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा, जैसे बोरिस येल्त्सिन उसमें से एक प्रमुख नेता थे दोस्तों, जो 1991 में रूस के राष्ट्रपति बने, इनका मानना था दोस्तों, और ये भी यानी कट्टरपंथी विचारधारा के थे। इस घटना ने गणराज्य को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का और बढ़ावा दिया। इसके बाद दिसंबर 1991 में सोवियत संघ औपचारिक रूप से विघटित हो गया और 15 स्वतंत्र देश में विभाजित हो गया। दोस्तों 1991 में जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, यानी जैसे बोरिस येल्त्सिन, 1991 में वो जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उसके बाद एक अलग देश बना रूस, तो वो उसके राष्ट्रपति बने, वो 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इन चीज़ों ने जनता को गणराज्य की स्वतंत्रता के लिए और बढ़ावा दिया और इससे 1991 में सोवियत संघ औपचारिक रूप से विघटित हो गया और नए 15 स्वतंत्र देश बन गए। और दोस्तों अब हम लोग अगले चीज़ों को जानेंगे दोस्तों, और इसमें मैं आपको 10 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है पेरेस्ट्रोइका का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सैन्य शक्ति बढ़ाना, बी राजनीतिक दमन, सी आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन, या डी साम्यवाद को खत्म करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका सही उत्तर है सी, यानी आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन। दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्लासनोस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए ताकत, बी खुलापन, सी विकास, या डी सहयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी खुलापन। आप यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर बी खुलापन। और दोस्तों अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की शुरुआत किस नेता ने की थी? आपके सामने ऑप्शन है, ए जोसेफ स्टालिन, बी व्लादिमीर लेनिन, सी मिखाइल गोर्बाचेव, या डी निकिता क्रुश्चेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मिखाइल गोर्बाचेव। आप इसका उत्तर यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, सी मिखाइल गोर्बाचेव।
और दोस्तों चौथा प्रश्न है, ग्लासनोस्ट नीति का एक मुख्य प्रभाव क्या था? आपके सामने ऑप्शन है ए सेंसरशिप को बढ़ावा, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, या डी निजी कंपनियों का पर प्रतिबंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत कौन सी चीज़ें प्रोत्साहित की गई? ए केंद्रीकृत योजना, बी निजी उद्यम, सी कड़ाई से सरकारी नियंत्रण, डी सैन्य विस्तार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी निजी उद्यम। आप यहाँ पर भी उसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, बी निजी उद्यम। और दोस्तों छठा प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों का अंततः क्या प्रभाव पड़ा? ए सोवियत संघ और मजबूत हुआ, बी शीत युद्ध लंबा चला, या सी सोवियत संघ का विघटन हुआ, या डी साम्यवाद पूरी तरह स्थापित हो गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। आप यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, सी सोवियत संघ का विघटन हुआ। और दोस्तों सातवां प्रश्न है, ग्लासनोस्ट के तहत क्या प्रोत्साहित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है ए मीडिया पर नियंत्रण, बी खुले संवाद और आलोचना, सी विदेशी आक्रमण, या डी सामूहिक खेती। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खुले संवाद और आलोचना। और दोस्तों आप यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं, बी खुले संवाद और आलोचना। दोस्तों अब आपके सामने आठवां प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका नीति किस दशक में लागू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए 1960, बी 1970, सी 1980, या डी 1990। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया ये बात, सी 1980। और दोस्तों आप इसका यहाँ पर भी उत्तर देख सकते हैं, सी 1980। दोस्तों अब आपके सामने नौवां प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका का संबंध किससे था? आपके सामने ऑप्शन है ए सामाजिक सुधार, बी सांस्कृतिक आंदोलन, सी आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण, या सी अंतरिक्ष अभियान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। आप यहाँ पर भी उसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, सी आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण। और दोस्तों आपके सामने अब 10वां प्रश्न है, ग्लासनोस्ट नीति ने किसे अधिक स्वतंत्रता दी? आपके सामने ऑप्शन है ए सेना, बी किसान, सी मीडिया और जनता, या डी नौकरशाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मीडिया और जनता। आप यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, सी मीडिया और जनता। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कोई भी पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।